तो एपिसोड 5 की शुरुआत साउंड की पार्टी में पहुंचने से होती है। तो यहाँ आने से पहले वो पुलिस स्टेशन गया था, जहाँ से उसे पता चल गया था कि ईजू बात कर सकती है। लिफ्ट से बाहर आते ही उसने ईजू की मॉम को उसे ले जाते हुए देखा था। जब वो ईजू को डांट रही तो बाहर से साउंड उनकी सारी बातें सुन ली थी। ईजू की मॉम के बाहर आते ही वो उनके साथ पार्टी मारने लगता है। तो उनसे पूछता है कि ईजू बात क्यों नहीं करती। ईजू की मॉम कहती है तुम तो जानते हो 20 साल पहले उस एक्सीडेंट में ईजू ने अपने भाई को खो दिया, उसकी सिस्टर डेथ हो गई। उस शॉक की वजह से ईजू तब से बोल नहीं पाती। साउंड पूछता है 20 साल बाद भी उसका इफेक्ट कैसे रह सकता है, थोड़ी अजीब बात नहीं है। ईजू की मॉम कहती है कि शायद उसे गिल्ट है। साउंड कहता है किस बात का गिल्ट, क्या उस एक्सीडेंट की गलती ईजू की थी। ईजू की मॉम कहती है कि उसने अपने भाई को खो दिया, उसकी बहन बैरी हो गई, तो वो ठीक कैसे हो सकती है, उसे होना भी नहीं चाहिए। जिस साउंड को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए उन्हें कहता है कि आगे से मेरी वाइफ के साथ थोड़ा तमीज से बात करिएगा। जिससे ईजू की मॉम भी हैरान रह जाती है। अब पार्टी में से ईजू कहीं नहीं दिख रही थी, इसीलिए वो ईजू को ढूंढने ही लगा था। उसे किडनैपर के नंबर से कॉल आया, यानी ईजू ने तभी इसे कॉल किया था। तो पिछले एपिसोड के आखिर में जो सारी बातें हुई थी वही सब हो रही है। बस साउंड को जाते हुए ईजू का कोट मिल गया था, इसे लेकर वो टेरेस पे पहुंचा था। अब ईजू एकदम रेलिंग के किनारे खड़ी थी और ऐसे अचानक से साउंड को देखकर वो जल्दी से वो किडनैपर वाला फोन अपने पर्स में छुपा लेती है और पीछे जाते जाते वो गिरने वाली होती है। और साउंड भाग कर आता उसे होल्ड कर लेता है। साउंड उसे डांटने लगता है कि तुम रेलिंग के पास क्या कर रही थी, क्या मरना चाहती थी। अभी ईजू को हिचकियां आने लगती है। साउंड पूछता है कि क्या तुम किसी से फोन पर बात कर रही थी, तुम तो कभी किसी को कॉल नहीं करते ना, जवाब दो। और ईजू कुछ भी नहीं कह रही थी, इसलिए साउंड को और गुस्सा आ रहा था। तो उसे कहता है कि कुछ बोलो कि मैं फोर्स करूं, ये बोलकर उसकी ओर बढ़ने ही लगा था। तभी उसे दूजे का मैसेज आता है। ओका देखकर ईजू जाने लगती है, पर साउंड उसका कोट पहना देते उसे जाने देता है। तभी दूजे उसे कॉल करता है, बताता है कि इस बार के नंबर का लोकेशन मिल गया है, वो आपके लोकेशन के ही आसपास है। ये सुनकर साउंड को ईजू की फिक्र होती है, पर तब तक वो लिफ्ट में जा चुके थे, इसलिए वो जल्दी से भाग कर नीचे आता है। और ईजू को पार्टी में सही सलामत देखकर उसे चैन पड़ता है। तो वो दूजे को कॉल करके जल्दी से उस किडनैपर के वॉइस का मॉड्यूलेशन हटाने के लिए कहता है और इस पार्टी में जितने गेस्ट आए थे उन सबकी लिस्ट निकालने के लिए कहता है। पार्टी के बाद दोनों घर लौट आते हैं। तो साउंड ईजू के घुटने के स्कार के बारे में पूछता है कि बचपन में एक बार कुत्ते से बचते हुए उसके घुटने पे चोट लग गई थी। इसके बारे में याद दिलाते हुए साउंड कहता है तुम्हें वो कुत्ता काटने वाला था, लेकिन तभी तुमने कोई आवाज नहीं किया था। ऐसे सिचुएशन में कोई छोटी बच्ची अपनी चीज कैसे रोक सकती है, इन सबसे अलग हो। और मैं ये देखने के लिए काफी बेचैन हूँ कि आखिर कब तक तुम अपने आप को रोकोगी। ये बोलकर अपने रूम में चला जाता है। ईजू याद करती है उस दिन को जब ईजू ने अपने स्कूल के एक फॉर्म में अपने ड्रीम के बारे में लिखा था कि उसे एक न्यूज ब्रॉडकास्टर बनना है, जिसे देखकर उसकी मॉम ने उसे बहुत डांटा था, इवन मारा भी था। कहा था इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो कि तुम बोल नहीं सकती। ये सब सुनकर ईजू रोते हुए घर से बाहर भाग आई थी। कुत्ता उसके सामने आ गया था, जो ईजू को काटने आ रहा था। ईजू भागते हुए गिर गई थी, पर तब साउंड ने कुत्ते पे अपना बैग फेंक कर उसे बचाया था। साउंड जानता था कि ईजू की मॉम उसे बहुत डांटती है, उसे कंट्रोल करती है, इसीलिए तब उसने कहा था कि अपने लिए फाइट करना सीखो, भले ही वो तुम्हारी माँ हो या बहन हो, तुम्हें अपने भले के लिए फाइट करनी चाहिए। ईजू के घुटने पे चोट लगी थी, इसीलिए साउंड उसे पिगीबैक राइड देकर उसके घर तक छोड़ आया था। तो ईजू साउंड की बातों के बारे में ही सोच रही थी। साउंड भी सोच रहा था कि वो राइड ले जाकर ईजू को कन्फर्म करेगा, उससे पूछेगा वो पिछले 20 सालों से ये बात क्यों छुपा रही थी, बात कर सकती थी फिर भी इतने सालों से चुप क्यों रही। तो साउंड ये सब इमेजिन कर रहा था कि जब ये वो बोलेगा तब ईजू कह सकती कि सबके सीक्रेट्स होते हैं, तो तुम्हारी कोई सीक्रेट नहीं है, क्या कोई ऐसी बात नहीं है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। बस यही सोचकर साउंड उसके रूम के बाहर से ही लौट जाता है। तो अगले दिन साउंड के ऑफिस में मीटिंग होती है, उन्होंने इंटरप्रेटर्स को फाइनल कर दिया था। अब वो लोग कल से ऑफिस आएंगे, पर साउंड का तो बिल्कुल भी मूड ठीक नहीं लग रहा था। तो साउंड अपने एक टीममेट मिस्टर कान को बात करने के लिए बुलाता है, जो कि मैरिड थे। तो उनसे पूछता है कि क्या आप अपनी वाइफ को सारी बात बताते हो या कभी कोई बात छुपाते हो। मिस्टर कान कहते हैं कि कोई भी इम्पोर्टेंट बात तो नहीं छुपाता, कभी कभार कोई छोटी मोटी बात ना बताने पर भी चलता है, पर डेफिनेटली कोई ऐसा सीक्रेट नहीं रखता। बट एट द एंड ऑफ द डे शादी में दोनों को ही एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, तभी आप खुश रह सकते हो। इधर ईजू को प्रेसिडेंशियल ऑफिस से सिलेक्शन का मैसेज आ जाता है, इसलिए डायरेक्टर और उसके कलीग्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ईजू ये देखकर काफी इमोशनल भी होती है, तो वो साउंड को मैसेज करने का सोचती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या मैसेज करे, पर तभी गलती से एक इमोजी सेंड कर जाता है, वो आंखों में तो हार्ट वाला इमोजी, जो देखकर ईजू काफी नर्वस एंड एम्बैरेस होने लगती है। वहीं साउंड भी इमोजी देखकर शॉक्ड होता है और वो मीटिंग के बीच में था। तो ईजू को रिप्लाई करने के लिए वो जल्दी से इन्हें कह देता है इस वीकेंड पे हम लोग एक ट्रिप पे जाएंगे, हमारे टीम में नए इंटरप्रेटर्स के आने को सेलिब्रेट करने के लिए। वो मीटिंग खत्म हुई कि अपने केबिन आता है और इस इमोजी को देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। तो ये भी उसे रिप्लाई करने का सोचता है, पर उसे भी समझ नहीं आता कि क्या रिप्लाई करूं। इधर ईजू इमोजी को डिलीट करने का सोचती है, बट देन साउंड ने तो देख लिया था, अभी डिलीट किया तो अजीब लगेगा, ये सोचकर नहीं करती। आखिर में साउंड बहुत कुछ सोचने के बाद कॉन्ग्रेचुलेशन लिखकर भेजता है, जिसे देखकर ईजू थोड़ा स्माइल करती है। उनकी टीम लंच करने जाती है, वहाँ भी साउंड ईजू के रिप्लाई का वेट करते हुए बैठा था। ईजू से थैंक्स कहती है, साउंड लिखता है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, तुमने अपने काबिलियत से इसे हासिल किया है। तो ईजू लिखती है फिर भी मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ। ये देखकर साउंड हैप्पी होता है, तो वो अपने कलीग से पूछता है कि किसी को जॉब मिली है तो उन्हें देने के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट क्या होगा। एक जन सजेस्ट करती है सूट देने का, जो साउंड को भी अच्छा लगता है। तो वो ईजू को शाम में एक जगह आने के लिए मैसेज करता है। इधर साउंड को यूरी के साथ वो 20 साल पहले वाला पुराना मेंशन विजिट करने आता है, जहाँ पे
उस अमीर फैमिली के बच्चे के साथ सांगू की मुलाकात हुई थी। तो फेंसेस को पार करके वो लोग मेंशन के अंदर घुस जाते हैं। तो सांगू यहाँ उसे आगे की कहानी बताता है कि वो यहाँ क्या देखकर डर के भागा था। तो वो लोग उस अमीर बच्चे के रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ सांगू बताता है कि एक दिन खेलते खेलते एक बिल्ली इस रूम में आ गई थी, जिसे देखकर उस बच्चे ने एक चाकू निकाल लिया था और सांगू से कहा था कि चलो उसका पेट काटते हैं, बहुत मजा आएगा, फिर इसकी पूंछ काटेंगे, फिर इसके पैर और फिर सर। जो सुनकर सांगू यहाँ से भाग गया था। ये बताता है कि इस बच्चे ने ये बात ऐसे कही थी जैसे उसके लिए ये सब नॉर्मल हो। तो यहाँ से लौटते हुए असली केस के बारे में बताता है कि इसके बाद से ही शिनन चाइल्ड केयर सेंटर से कुछ बच्चे मिसिंग हो गए थे। इस बारे में मुझे कई सालों बाद पता चला था। यूरी पूछते तुम 20 साल बाद इस केस के बारे में छानबीन क्यों कर रहे हो? सांगू बताता है कि उस मेंशन को सबसे पहले मैंने देखा था और मैंने जाकर अपने ऑर्फनेज के बच्चों से उस मेंशन में खेलने चलने के लिए कहा था। इसके बाद से ही वो बच्चे गायब हुए थे। मैं इस बारे में पहले से ही पता करना चाहता था, इसीलिए मैं अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो कर रहा था। पर अब तुम्हारे चैनल के जरिए मुझे इस केस को सबके सामने लाने का मौका मिला है। यूरी से सॉरी कहती है क्योंकि सांग को उसने सांगू की एक पर्सनल बात बता दी। लोग पूछते कि स्पोक्स पर्सन सांग ने मेरे बारे में तुमसे पूछा। यूरी कहती हाँ ऐसे ही छोटी मोटी बात है। अभी उसे भी पता चलता है कि ईजू का सिलेक्शन हो गया है प्रेसिडेंशियल ऑफिस में, जो बात वो सांगू को भी बताती है। इधर शाम को जहाँ पे ईजू को बुलाया वहाँ पहुँच जाती है, जो की क्लोथिंग स्टोर था, जहाँ सांग ने उसके लिए एक बहुत ही अच्छा सूट चूज कर रहा था। तो ईजू उस सूट को ट्राई करना चाहती है। अभी हम देखते हैं इना भी इसी शॉप में आई हुई थी, वो दूसरे साइड शॉपिंग कर रही थी। ईजू सूट पहन कर आती है तक सांग भी पहुँच गया था, जिसे देखकर कह रहा है कि सूट तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ईजू चेंज करके आती है। सांग उसे एक और ड्रेस ट्राई करने के लिए कहता है, लेकिन ईजू को वो पसंद नहीं आता। तो बाहर आकर सांग कहता है कि तुम्हें ट्राई करना चाहिए था। ईजू रुकते है कि वो ड्रेस मुझ पे अच्छा नहीं लगते, मैं देख कर बता सकती हूँ। तभी सांग सामने के एक स्टोर में एक ड्रेस देखता है। तो ईजू को कहता है कि उसके बारे में क्या ख्याल है, तो उसे स्टोर में ले जाता है। ईजू वो ड्रेस ट्राई करने गई थी। तभी सांग का दोषी का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि जब किडनैपर के मॉडरेटेड वर्ड्स को हमने एनालाइज किया तो हमें पता चला कि वो वर्ड्स एक लड़की की है। सांग को इस पे बिलीव तो नहीं होता, इसलिए एक और बार उसे अच्छे से एनालाइज करने के लिए कहता है। तभी ईजू बाहर आ रही है तो उसे सांग देखते रह जाता है। उसके पास अगर कहता है कि अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना एक बहुत बड़ी बैड हैबिट है, इसको दूर करने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। अभी हम दोनों को बाहर से इना देख लेती है। तो ये ड्रेस लेकर दोनों बाहर आते हैं। ईजू टाइप करके सांग से पूछते हैं कि तुम्हें क्या खाना है। अभी उसके फोन पे सांगू का मैसेज आता है, जो उसे कॉन्सेंट्रेट करने साथ में डिनर करने बुलाता है और बताता है यूरी भी मेरे साथ है। सांग उसके फोन से और घूर घूर के देख रहा था। अब ये मैसेज देखकर वो कहते हैं कि चलो चलते हैं और मेरे साथ। तो दोनों पहुंच जाते हैं। पिछली बार की तरह फिर से सांगू और सांग में सवाल जवाब चालू हो जाता है। सांगू पूछते है आप दोनों साथ कैसे आए। सांग बताता है ईजू मुझे ट्रीट देना चाहते थी। सांगू उसका रीजन पूछने लगता है। सांग पूछते है तुम यूरी के साथ कैसे आए। सांगू बताता है क्योंकि हम दोनों साथ एक प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, उसी के सिलसिले में साइट विजिट करने गए थे। हम पूछते है कौन सी जगह। यूरी बताते है ऑर्फनेज के मिसिंग चिल्ड्रन का केस है। फिर इसके आगे सांगू से बताने से रुकता है। अब ये सब देखकर ईजू उन्हें रोकती है और सांगू से कहती है तुम तो यहाँ मुझे कॉन्सेंट्रेट करने आए थे। सांगू से कॉन्सेंट्रेट करता है। फिर कहता है तुम्हारा ड्रीम तो कुछ और था ना। जिस टाइम कॉलेज में उनकी पहली मुलाकात का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ईजू चुपके से ब्रॉडकास्टिंग रूम में आई थी अपना एप्लीकेशन सबमिट करने, क्योंकि वो एक न्यूज कास्टर बनना चाहती थी। तो यहाँ वो म्यूजिक चालू करके हेडफोन लगाकर गाने सुनने लगती है एंड हैप्पीली डांस करने लगते हैं। यही ब्रॉडकास्टिंग रूम में सांगू सो रहा था और आवाज सुनकर वो उठ गया था। तो यही इनकी पहली मुलाकात हुई थी और तब से ही ईजू पे उसे क्रश आया था। कम बैक टू प्रेजेंट ये सुनते ही यूरी शुरू हो जाती है। कितना रोमांटिक माहौल था। ब्रॉडकास्टिंग रूम फ्लर्टिंग के लिए परफेक्ट जगह थी। तुम दोनों के बीच कुछ तो हुआ होगा, फ्लर्ट तो जरूर किया होगा। इस इंसान भी पूछता है कि क्या तुम दोनों ने फ्लर्ट किया था। यूरी कहती है इसमें पूछने वाली क्या बात है, किया ही होगा, वरना ही जो ब्रॉडकास्टिंग रूम में क्यों आई होगी, न्यूज कास्टर बनने तो नहीं आई होगी ना। सांगू कहते हैं वो बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती। बस अब ईजू के लिए माहौल ऑकवर्ड हो रहा था। यूरी को भी अपनी गलती रियलाइज होती है कि उसे ये नहीं बोलना चाहिए था। सांग कहता है अभी ईजू के ड्रिंक की बात लाने की क्या जरूरत थी, अभी वो प्रेसिडेंशियल ऑफिस की साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर है। अब उनके बीच फिर से डिबेट चालू ना हो, इसलिए ईजू उन्हें रोकती है और साइन लैंग्वेज में कहती है ये सच है कि मैं पहले न्यूज कास्टर बनना चाहती थी, लेकिन मैं अभी प्रेसिडेंशियल ऑफिस की इंटरप्रेटर बन के खुश हूँ। ये बोलकर वो थोड़ा अपसेट होकर ड्रिंक करती है बाहर चले जाती है, जहाँ उसे ईना का मैसेज आता है। सांग ईजू को देखने आता है, लेकिन ईजू उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अभी वो तो स्कूल के बच्चे को जाते हुए देखता है, जो अपने एक फ्रेंड के नोट्स के बारे में बात कर रहे थे। इन्हें देखकर सांग को अपने बचपन का इंसिडेंट याद आता है। सांग पढ़ाई में अच्छा था, इसीलिए वो ईना को पढ़ाने आता था। इसकी पढ़ाई में हेल्प करती थी ईजू। इन्होंने बात करना बंद कर दिया था, इवन वो अपने सुनने का डिवाइस भी नहीं पहनती थी। इसके बारे में पूछने पर ईजू उसे लिखकर बताती है तुम जो समझाओ कि मैं उसे ईना को समझा दूंगी। ईना पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, इसलिए सांग उसे डांट लगाता है, लेकिन ईजू कुछ और लिखकर ईना को दिखाती है। वो बहुत ही पॉजिटिव बातें लिखती थी। सांग तुम्हारा प्रोग्रेस देखकर खुश है कि सांग ने उसे अच्छे से दोबारा कंप्लीट करने के लिए कहा था। वो यही याद कर ही रहा था, तभी उसे किडनैपर के नंबर से कॉल आता है। यानी ईजू कॉल करते जो एक शॉप के बाहर बैठी हुई थी। तो सांग से पूछते कि क्या तुमने कभी ईजू की आवाज सुनी है। इससे ईजू हैरान होती है और कहते कि ईजू बात नहीं कर सकती। अभी हम देखते हैं ईजू रास्ते के उस पर एक शॉप के बाहर बैठी थी। सांग दूसरी साइड से चलकर जा रहा था। सांग उससे पूछते कि क्या तुम जानते हो क्यों बात नहीं कर सकती। उस एक्सीडेंट के बाद इन्होंने अपनी हियरिंग एबिलिटी खो दी। उसके बाद से उसने कभी हियरिंग डिवाइस नहीं पहना ही उसने साइन लैंग्वेज यूज करना सीखा, बल्कि तब उसने ईजू को अपने साथ रखा, उसके जरिए नोट्स लिखवा कर दूसरों से बात की। अब सांग ईजू की मॉम की बात याद करते उसे समझ आ जाता है सब ईना की वजह से है ना, क्योंकि चेयरमैन हॉन्ग की इकलौती बायोलॉजिकल बेटी डिसएबल हो गई थी। उसी घर में रहने वाले ईजू को शायद बोलने के लिए मना कर दिया गया। इसके अलावा तो मेरे दिमाग में आपको रीजन नहीं आ रहा है। ये सब सुन ईजू हैरान थी, पर वो कहती है तुमने कहा था कि तुम ईजू को कभी नहीं छोड़ोगे, क्या ईना के वापस आने की बात तो नहीं। तभी ग्रीन लाइट होते सांग रास्ता पार
बात कर रहा था मुझसे फोन में बताते हुए जा रहा था कि मैं ईजू को कभी नहीं छोड़ूंगा। और एक आखिरी बार मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ईजू के लिए मेरी फीलिंग्स। उसने इतना कहा था कि कार उसकी ओर तेजी से आने लगती है। अभी ईजू साउंड को सामने देख लेती है तो साउंड का नाम चला देन भाग कर आकर साउंड को लेकर साइड में गिर जाती है। इससे वो बच जाता है पर दोनों के हाथों में थोड़ी चोट लग जाती है। उठने के बाद साउंड उसके हाथ पे बैंडेज लगा देता है और ऐसे लापरवाही करने के लिए उसे थोड़ा डांट लगाता है। तभी उसे याद आता है, उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी आवाज सुनी, तुमने अभी थोड़ी देर पहले मेरा नाम पुकारा था ना, तुम्हारी आवाज को फिर सुनना चाहता हूँ। लेकिन ईजू कोई जवाब नहीं दे रही थी। जो देख साउंड कहता है कि तुम्हारे बोलने से कोई दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी, जो भी तुमने अपने अंदर छुपा कर रखा है वो सब कुछ बोलो, मैं सुनूंगा, जो बोलना चाहती हो बोलो। और ईजू कुछ भी नहीं कहते। सीन कट होता है। इना इधर साउंड और ईजू के बारे में ही सोच रही थी। फिर घर आकर ईजू साउंड की जो उसके ऊपर ड्रेस को देखकर स्माइल करती है। पर तभी उसके फोन पर असली किडनैपर का कॉल आ जाता है। इसे वो डरते डरते उड़ाती है। सीन कट होता है। उस दिन प्रेसिडेंट खुद नया टीम मेंबर से मिलते हैं। सबका नाम पूछते हुए ईजू से भी नाम पूछते हैं तो उन्हें पता लगता है कि ईजू बोल नहीं सकती। तो वो साउंड से कहते हैं कि फिर हम आपस में बात कैसे करेंगे। तो साउंड कहता है डोंट वरी सर, मैं इनसे साइन लैंग्वेज सीख रहा हूँ, इससे मैं इनसे कम्युनिकेट कर सकूंगा। यूसन प्रेसिडेंट तो बड़े खुश होते हैं और ईजू से कहते हैं कि फिर हमारे स्पोक्स पर्सन को अच्छे से सिखाना। तो साउंड ईजू से साइन लैंग्वेज सीखने लग जाता है। ईजू से एक पेपर देती है और जो भी उसे साइन लैंग्वेज में सीखना है वो सब लिखने के लिए कहती है। दिन एक एक करके वो सब सिखाती है। दिन शाम को इन्हें वेलकम पार्टी दी जाती है जहाँ दोषी आकर साउंड को बात करने बुलाता है, जो उसे बताता है कि अचानक से हमारे सारे सिस्टम्स को हैक कर लिया गया था और हमने उस किडनैपर के मॉडरेटेड वॉइस को रिकवर कर लिया है। इसको एनालाइज करके कंफर्म है कि ये आवाज एक लड़की की है। इस कॉल रिकॉर्डिंग का साउंड सुनता है। इधर ही जो वॉशरूम आ रही है जहाँ वो किडनैपर की बात को याद करती है। किडनैपर ने उसे कॉल करके बताया था साउंड को जिस कार से उसने बचाया उसमें किडनैपर ही था और उसने कहा कि रखा है तुमने साउंड से डिवोर्स लेने का प्लान ड्रॉप कर दिया। ये जो पूछते है तुम चाहते हो कि मैं उसे डिवोर्स दूं। किडनैपर कहता है क्योंकि मैं साउंड को बर्बाद करना चाहता हूँ। ये जो रीजन पूछती है तो किडनैपर कहता है कि तुम उसे अच्छे से नहीं जानती हो क्योंकि बेक साउंड को जो सबसे अच्छी तरह से जाता है वो मैं हूँ। उसे बताता है कि तुम जल्दी ही पकड़ी जाने वाली हो, साउंड को तुम्हारे बारे में पता चलने वाला है। इधर अब साउंड को बिलीव हो जाता है कि ये आवाज एक लड़की की है। अभी वो ईजू को देखता है। वो दोजे को एक और ऑडियो भेजेगा कहता है। उस ऑडियो के किडनैपर की वॉइस से मैच करके बताने के लिए कहता है और जो ऑडियो से भेजता है वो थी पुलिस के डैश कैम की। इसमें ये पुलिस वाले को गेट खोलने के लिए बोल रही थी। साउंड अंदर आता है। सब लोग ड्रिंक करने के लिए कहते हैं। अब साउंड इस किडनैपर के ईजू के बारे में सोचकर कुछ ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। साउंड का ड्राइवर उसे घर तक ले आता है और साउंड कार के अंदर ही रहता है। ड्राइवर को घर जाने के लिए कहता है तो इधर में ईजू आती है तो उसे उठाकर उनके रूम तक ले जाती है। घर के अंदर आते ही साउंड के लड़का आने की वजह से दोनों गिर जाते हैं। साइड में साउंड का फोन भी गिर गया था। उसमें तभी दोजे का मैसेज आ गया था कि दोनों की वॉइस 99.99% मैच हो गई है। लेकिन इधर ईजू तो साउंड के ऊपर गिर गई थी और उनका किस हो गया था। इसी के साथ एपिसोड 5 यहीं पे खत्म होता है।